आप लोग में से बहुत सारे लोग होंगे जो पहले से हमसे परिचित भी होंगे, और कुछ लोग हम भी जानते होंगे, कभी मिले भी होंगे। बहुत सारे लोग नए होंगे जिनको मैंने कभी मिला नहीं है। तो आप तो नाम मेरा जानिए कि जितेंद्र कुमार नाम हुआ मेरा। मैं अभी मैं पेंशन सेक्शन में हूँ। पहले गस्टेड देखता था, उधर 2-3 महीने से पेंशन। तो आज आपसे थोड़ा बहुत चर्चा करेंगे स्टेब्लिशमेंट के बारे में। तो स्टेब्लिशमेंट के बारे में तो बहुत सारी चीज आप भी जानते होंगे, और कुछ कुछ चीजें होंगी जो आप नहीं जानते होंगे। तो इसी के बारे में थोड़ा बहुत चर्चा करेंगे हम आपसे। सबसे पहले हम परीक्षा के संबंध में कुछ बात करते हैं आपसे। परीक्षा में आप जानते हैं 3 पेपर होते हैं। इसमें एक जीआरपी होता है। जीआरपी में मेन थोड़ा स्टेब्लिशमेंट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन रहते हैं, 10% के मार्क्स के करीब। तो आप थोड़ा बहुत देखते ही जाएंगे, बहुत ज्यादा इसमें टेंशन भी नहीं लेना है। बहुत ज्यादा ये नहीं कि बहुत ज्यादा मोटा मोटा किताब लिया, बहुत ज्यादा पढ़ाई कर ली, वो सब कोई जरूरत नहीं है। आप जो आम आप सर्विस में देखते होंगे, पास पीटी हो और छुट्टी का, अपना बेसिक पे का, इस सबसे इसी से रिलेटेड सारा चीज इसमें हम लोग थोड़ा बहुत जानकारी रखते हैं। तो जैसा आप लोग भी जानते हैं कि हमारे रेलवे में 2 तरह से लोग होते हैं, आते हैं। एक जैसे गस्टेड होते हैं, नॉन गस्टेड। तो गस्टेड वाले जो होते हैं वो तो यूपीएससी के थ्रू आते हैं, और जो ग्रुप बी होते हैं जो हम लोग में से ही अपना एग्जाम लिखे, एलडीसी का एग्जाम लिखे, उसमें प्रमोट होकर ग्रुप बी ऑफिसर बनते हैं। अब बच गए हम लोग नॉन गस्टेड वाले। नॉन गस्टेड में आपको जानना चाहिए भर्ती से लेके रिटायरमेंट तक का थोड़ा बहुत जानकारी होना चाहिए कि कैसे हमारी भर्ती प्रक्रिया है। फिर हम सर्विस में आते हैं तो मेरा सर्विस बुक बनता है। उसके बाद सैलरी कैसे फिक्सेशन होता है, कितने छुट्टी मिलते हैं, पास पेट्रोल मिलते हैं, और 20-20 में से कुछ एरियर होता है, चाहे कोई 7 पीसी 6 पीसी सबका आता है, वो सब के बारे में समझ में। चाहे बेसिक पे क्या होता है, डीए क्या होता है, कन्वीनियंस चार्ज क्या होता है, टीए क्या होता है, और जो रिकवरी होता है, रिकवरी में से एनपीएस वाले लोग, एनपीएस में क्या होता है, कितना करता है, इसी संबंध में हम थोड़ा बहुत चर्चा करेंगे। तो पहले हम लोग भर्ती देख लें कि कैसे हम लोग आते हैं। तो आने का प्रक्रिया में हम लोग देखते हैं कि 3 माध्यम से मूल रूप से हम लोग का भर्ती होता है नॉन गेस्टेड। एक आरआरबी के थ्रू, जिसमें हम लोग ग्रुप सी के भर्ती होती है। दूसरा होता है आरआरसी के थ्रू, इसमें ग्रुप डी की भर्ती होती है। और तीसरा माध्यम है जो आपने रिक्रूटमेंट सेल पर्सनल डिपार्टमेंट होता है, जिसमें कंपनसेशन ग्राउंड हुआ, स्पाउट कोटा हुआ, और ये कल्चरल कोटा हुआ, इसके द्वारा हम लोग आते हैं। तो नॉन कास्टेड में जो ग्रुप सी में हम लोग आते हैं, तो उसमें थोड़ा जानकारी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जैसे रेलवे भर्ती बोर्ड कितने प्रदेश में, मतलब कितने बोर्ड हैं अभी फिलहाल, और चाहे किसी बोर्ड का, जैसे कोई बिहार में कहाँ कहाँ है, इस तरीके से बंगाल में कहाँ है। तो 18-19 बोर्ड शायद अभी फिलहाल है। तो उसके बारे में थोड़ा जानकारी रख लीजिए, आप याद कर लीजिए, क्वेश्चन इससे आता ही आता है। और फिर आरआरसी है। आरआरसी का जनरली है कि जो भी जोनल हेडक्वार्टर है, जैसे हाजीपुर हो गए, कलकत्ता हो गया, जबलपुर हो गया, जयपुर हो गया, जितने भी हेडक्वार्टर हैं वो सब में आरआरसी के थ्रू होता है। आरआरसी का मुख्यालय में ही सेंटर होता है जिसके द्वारा ग्रुप डी की भर्ती होती है। और ग्रुप बी से ग्रुप सी में जो प्रमोशन होता है, जिसको डिपार्टमेंटल एग्जाम के थ्रू बोलते हैं, उसमें भी आरआरसी के थ्रू ही एग्जाम होकर हम लोग प्रमोट होकर ग्रुप सी में सर, आते हैं। ये आरआरसी का फुल फॉर्म क्या हुआ सर? रेलवे रिक्रूटमेंट सेल हुआ। रेलवे भर्ती बोर्ड, जैसे आरआरबी हुआ ना, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड। हाँ, तो इसमें ठीक है, केवल थैंक सेल होता है, रेलवे रिक्रूटमेंट सेल होता है, भर्ती पर पोस्ट होता है, यू। बस यही अंतर है। हाँ, उसमें भी चेयरमैन बैठते हैं और इसमें भी बैठते हैं। तो ये अच्छा। मतलब कह सकते हैं हेडक्वार्टर के कंट्रोल में रहता है। आरआरबी तो थोड़ा एक ऑटोनोमस टाइप का हो गया। और आरआरसी में हेडक्वार्टर के कंट्रोल से होता है। जो भी ग्रुप डी का वैकेंसी होता है साल भर में या 2 साल में, वो आरआरसी को हम लोग भेजते हैं, फिर वो अपना प्रक्रिया करते हैं। अभी देख रही होंगे, अभी आरआरबी का एग्जाम चल रहा है, जिसमें इसे एग्जाम हो रहा है। और फिर पहले ग्रुप डी में आप 2 बार देखे होंगे, ग्रुप डी में भी
भर्ती हुई थी आरआरसी के थ्रू, बहुत सारे लोग आए भी होंगे। और तीसरा जो कंपनसेशन ग्राउंड बताया, स्पोर्ट्स हुआ, और वो होता है, और ये रिक्रूटमेंट सेल के द्वारा पर्सनल डिपार्टमेंट के अंदर वो काम करता है। तो ये तो समझ गए हो कि आप कंपनसेशन ग्राउंड पे कैसे आते हैं लोग, दूसरे मिस हैपनिंग हो जाता है, कोई भी हम लोग के सहयोगी किसी कारण गुजर गए तो उनके आश्रित को हम लोग वहाँ उसके थ्रू भर्ती किया जाता है। तो उसमें थोड़ा सा जानना है दो मैटर कि ये कोई आदमी कोई एम्प्लॉय गुजर गया तो कितने दिनों के अंदर वो प्रक्रिया पूरी हो जानी चाहिए। तो कहा गया है कि कोशिश यही होना चाहिए कि जल्दी से जल्दी, जितने जल्दी हो सके, कि सामने वाले को सफर नहीं करना पड़े। मतलब 1 से 3 महीने का एक टाइम नॉर्मल वे में रखा गया है कि 1 से 3 महीने में प्रक्रिया पूरी हो जानी चाहिए, और जो भी उनके आश्रित हैं उनको नौकरी मिल जानी चाहिए। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि मान लिया कोई एम्प्लॉय है और उनके नई नई शादी हुई और मिस हैपनिंग हो गया, उनकी जो आश्रित है, विधवा पत्नी है, वो नौकरी करने के सक्षम नहीं, चाहे उन्होंने लिख के दिया कि हमको नौकरी नहीं करना है, और उनके मतलब बच्चा अभी नहीं आया है लेकिन होने वाला है, इस तरीके की बात हो सकती है, किसी के साथ भी हो सकती है। तब है कि बच्चे को देना है, तो बच्चे को देना है तो अब हम वेट कितना करेंगे उसका, और उसके लिए पावर किसको दिया गया है कि किनके पावर से ये टाइम हमको अप्रूवल लेना होगा कि बच्चा जब आएगा थोड़ा वयस्क हो जाएगा, तो 18 वर्ष जिंदगी में लोग मानते हैं कि वयस्क हो जाते हैं, नौकरी के एलिजिबल हो जाते हैं। तो वयस्क होने के 1 साल के अंदर ये प्रक्रिया हो जानी चाहिए। मतलब 18 वर्ष ऐसे हुआ, 1 वर्ष और मान लीजिए 19 वर्ष में प्रक्रिया होनी चाहिए। लेकिन इसमें थोड़ा रियायत बरतते हुए इस चीज को 20 वर्ष रखा गया। ये अगर कोई एम्प्लॉय मर भी जाता है, गुजर जाता है, उसके बच्चे अभी नहीं हम लोग के बीच आए हैं, आने वाले हैं, तो उनका ख्याल रख के ये रखा जाता है कि 20 वर्ष तक में प्रक्रिया हो जानी चाहिए और उनको नौकरी मिल जाना चाहिए। और इसमें से कुछ होता है, मान लिया कि जैसे कुछ विडो होते हैं, किसी की पत्नी होती है, पढ़ी लिखी नहीं होती। अब होता है इसका क्राइटेरिया क्या है, उसका क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, ये सब देखा जाता है, कितनी पढ़े लिखे होना चाहिए जिसको हम नौकरी में रख सकते हैं। तो आजकल तो सब लोग पढ़े लिखे जागरूक हो गए हैं, लेकिन बहुत से पहले के लोग थे कि जिनको बहुत कम पढ़े लिखे थे, उनकी पत्नियां पढ़ी नहीं होती थी, किसी तरह मतलब वो नौकरी में आ जाते थे, जैसे बंगला में या जो भी होता था। आजकल तो सब लोग पढ़े लिखे होते हैं, ज्यादा क्वालिफाइड ज्यादा होते हैं। स्थिति ऐसी है कि आरआरसी के द्वारा जो भी भर्ती हो रहा है आजकल में, उसमें आप लोग पढ़े होंगे पेपर में कि आईआईटी करके लोग आ रहे हैं। बेरोजगारी इतना बढ़ गई है कि आईआईटी करके लोग भी आ रहे हैं उनकी की नौकरी पर। तो आजकल तो सब लोग पढ़े लिखे होते हैं, तो समस्या नहीं है। पहले क्या होता था कि लोग पढ़े लिखे उतने नहीं होते थे, तो उनकी विधवा को नौकरी देने के लिए क्या क्राइटेरिया रखते, मतलब उसकी पढ़ाई से संबंधित से तो रखा गया है कि अगर वो पढ़े लिखे नहीं है तो उनको ऐसे जगह रखा जाए जहां मतलब अनपढ़ होते भी वो ड्यूटी कर सके। जैसे में आप लोग देखो रिटायरिंग रूम में भी जो एक वॉचमैन बैठते हैं, वो जो आप जाते होंगे तो नोट करते हैं कितने बजे आए कितने बजे गए। इस तरह बहुत सारा पोस्ट ऐसा है जिसको उसी के लिए रखा गया है, मतलब कंपेंसेशन ग्राउंड के लिए वो पोस्ट को रखा गया है कि जो भी विधवा लोग या जो भी आश्रित लोग अनपढ़ है, इस तरीके से पढ़ने में सक्षम नहीं है, चाहे जो जानकारी नहीं है उनको ऐसा सक्षम नहीं है वैसे काम करने के लिए, उनके लिए ये चीज रखा गया, उनको पोस्ट उसी के लिए रखा गया, उसमें हम लोग। तो आप लोग थोड़ा सा ये देख लीजिएगा आरआरबी कितने जगह है, कहाँ कहाँ हेडक्वार्टर इनका है, इससे क्वेश्चन एक दो रहता ही रहता है। तो ऐसे मोटा मोटी मान के चलिए कि हर स्टेट में है ही। आप ऊपर से लेके चलेंगे जम्मू कश्मीर से लेके, तो जम्मू कश्मीर में जम्मू का एक बोर्ड है, उसके बाद हिमाचल आता है, हिमाचल में नहीं है, पंजाब और हरियाणा आता है जिसके लिए चंडीगढ़ है, दिल्ली के लिए भी चंडीगढ़ है। उसके बाद आ जाइए इधर राजस्थान में अजमेर में हुआ, उसके बाद गुजरात में अहमदाबाद हो गया, महाराष्ट्र में मुंबई हो गया, उसके बाद उधर साउथ में चले जाएंगे तो कर्नाटक में सिकंदराबाद हो गया, और आंध्र प्रदेश में तो शायद नहीं है, वही सिकंदराबाद ही आंध्र प्रदेश और कर्नाटक को वो लोग ये करते हैं। उसके आगे चले जाते हैं साउथ में तो तमिलनाडु हो गया जहाँ आरबी कर्नाटक चेन्नई में में भी है। बेंगलोर है। तो बंगलोर में हाँ सॉरी सॉरी, हाँ कर्नाटक में बंगलोर है। हाँ, चलिए अच्छा मिलाया। और सबसे साउथ में त्रिवेंद्रम में जो है
केरल में वो है। उसके बाद इधर आ जाते हैं तो उड़ीसा हो गया। उड़ीसा में आपका भुवनेश्वर में है। जी आप बोलिए बोलिए, कुछ बोल रहे थे आप? सर हुबली में है। जी। हुबली में शायद आरआरसी का बोर्ड है ना? अच्छा ठीक। आरआरपी का बोर्ड है क्या हुबली में? मैं आपको जहाँ तक जानकारी, हुबली में आरआरसी का बोर्ड है, क्योंकि हुबली में हेडक्वार्टर है ना, तो आरआरसी का द्वारा भर्ती होता है इधर। उसके बाद उड़ीसा हो गया, फिर यहाँ हमारे मध्य प्रदेश में शायद भोपाल बोर्ड है। और बंगाल में दो बोर्ड तो हम जान रहे हैं, एक शायद सिलीगुड़ी है लेकिन वो कंफर्म नहीं है, आप थोड़ा कंफर्म हो लीजिएगा। मालदा तो है तो हम जान रहे हैं, कलकत्ता भी जान है रहे हैं। सिलीगुड़ी में है क्या? सर है। अच्छा हाँ, सिलीगुड़ी में भी है। तो सिलीगुड़ी हो गया, मतलब बंगाल में 3 बोर्ड हो गया। हमारे बिहार में तो 2 बोर्ड जारी रहेंगे, मुजफ्फरपुर है, हिंदुस्तान है। और पड़ोसी झारखंड में एक रांची बोर्ड है। फिर छत्तीसगढ़ में शायद संभवतः नहीं है, जहाँ तक हमको जानकारी है। छत्तीसगढ़ में आरआरसी का बोर्ड है, वो बिलासपुर में है। तो ये 19-20 बोर्ड जो भी है, वो थोड़ा आप अच्छे से देख लीजिएगा, उससे क्वेश्चन थोड़ा रहता ही रहता है। तो उसके बाद अब आता है कि हम लोग भर्ती हो गए, भर्ती होने की प्रक्रिया जानते हैं, एग्जाम होता है। एग्जाम के बाद रिटन एग्जाम होता है आजकल। जी हाँ बोलिए। वो कहाँ, ये जो बता रहे सर, कहाँ मिलेगा, कहाँ देखें? अच्छा कहाँ मिलेगा? अच्छा देखते हैं, हमारे पास कुछ होगा तो ये सर को दे देंगे, वो डाउनलोड कर लीजिएगा आप लोग। ऐसे वेबसाइट पे देखिएगा और मिल जाएगा। वो भी आप साइट पे देखिए, आरआरबी का कितना, गूगल में सर्च कीजिएगा, वो सारा मिल जाएगा आपको। वो तो कॉमन चीज है, हर कोई जानते हैं। और थोड़ा आप थोड़ा दिमाग लगे तो आप भी जानते हैं, ऐसा नहीं कि आप नहीं जानते। उसमें कोई नया चीज नहीं है। हर स्टेट को टच करते जाइएगा तो आपके दिमाग में आ जाएगा कि कहाँ कहाँ बोर्ड है। और कहीं कहीं किसी किसी स्टेट में नहीं है, जैसे आपको पता है कि हिमाचल में नहीं है। तो ये हरियाणा और पंजाब में एक ही बोर्ड है। तो इसी तरीके से अब थोड़ा एक बार अब ये मानचित्र उठा के देखेंगे ना, तो आपको समझ में आ जाएगा कहाँ कहाँ बोर्ड है। और थोड़ा आप अपने कलीग लोग से थोड़ा चर्चा करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा। तो इसमें थोड़ा देख ही लीजिएगा, क्योंकि इसमें क्वेश्चन रहेगा रहेगा। अब हो गया भर्ती प्रक्रिया, कैसे हम लोग आए हो तो आप भी जानते होंगे कि आए होंगे तो आरआरबी के थ्रू, कुछ लोग आरएफसी के थ्रू आए, कुछ कॉम्पिटिशन ग्राउंड पे आए। तो अब थोड़ा उसमें एक मैटर के बारे में जानना होता है कि जब नन गेस्टेड हम लोग जो भी आए तो सर्विस से रिलेटेड मैटर में कुछ कुछ जानकारी सबको होना चाहिए। तो सर्विस रिलेटेड मैटर में क्या क्या होना चाहिए, जैसे हम लोग भर्ती जब हो जाते हैं तो यहाँ रिपोर्ट करते हैं। रिपोर्ट करते हैं तो उसके पहले आपको एक पास दिया जाता है। रेलवे प्रशासन आपको एक पास देती है कि आपके निकट, जहाँ आप फॉर्म भरे होंगे, निकट का रेलवे स्टेशन चाहे आपका होम स्टेशन, वहां से आपको वन वे एक साइड का पास दिया जाता है कि आप उसके थ्रू आइए और यहाँ रिपोर्ट कीजिए। उसमें एक टाइम रहता है 15 दिन 20 दिन जो भी। तो आप लोग आते हैं, रिपोर्ट करते हैं, तो उसमें एक चीज और ख्याल रखिएगा। हम लोग लेखा विभाग में खास करके जो भी लोग आते हैं तो आके ज्वाइन कर लेते हैं, अपने अपने पोस्टिंग हो जाती है। मतलब सर्विस के पहले, ड्यूटी के पहले ट्रेनिंग करने का प्रोविजन वैसा नहीं है। हम लोग काम करने के दौरान ही ट्रेनिंग करते हैं, ट्रेनिंग में जो भी सीखते हैं उसका स्पेशल ट्रेनिंग, जैसा अभी 2A में एग्जाम हो रहा है उसे वैसे आप लोग उदयपुर इन्हीं लोग को भेजा जाता है 1 महीने 2 महीने की ट्रेनिंग के लिए। कुछ लोग को भुसावल भेजा जाता है, फिर अपने निकट में भूली है, फिर ये मुजफ्फरपुर में। इस तरह का ट्रेनिंग सेंटर है जहाँ क्लास के लिए रिफ्रेशमेंट पोस्ट के लिए थोड़ा जानकारी, कि आपको रिकॉर्ड्स के बारे में जानकारी होना चाहिए, क्या क्या चीज है, उसके लिए भेजा जाता है। तो अब होता है कि जैसे आरआरबी के थ्रू जो भी आते हैं, आरआरसी के थ्रू आते हैं, तो जहाँ ट्रेनिंग का प्रोविजन है, मतलब जो भी काम में पहले ट्रेनिंग के बाद पोस्टिंग है, वहाँ एक सीनियरिटी होती है कि भाई कौन लोग सीनियर होंगे कौन जूनियर होंगे। आरआरबी तो पैनल बना भेज दिया आपको कि इतने लोग सिलेक्ट हुए हैं और सबका सीनियरिटी इस तरह, आप जो नंबर लाते हैं एग्जाम में उसके अनुसार सीनियरिटी बनाकर ये सबसे टॉप रैंक का है, ये सेकंड रैंक का, इस तरह से रैंक का सबका बना भेज देते हैं। और सब लोग होता है कि 1 महीने के अंदर रिपोर्ट करते हैं, कोई आगे रिपोर्ट करते हैं, कोई पीछे रिपोर्ट करते हैं। तो बहुत लोग घबराते हैं कि भाई जो पहले रिपोर्ट कर लिया हम तो सीनियर हो जाएंगे, हम जूनियर हो जाएंगे। तो उसमें एक थोड़ा क्लियर कर देते हैं आपको कि जहाँ ट्रेनिंग का प्रोविजन है वहाँ क्या करते हैं, उन लोग ट्रेनिंग के बाद एक मेरिट लिस्ट बनती है। ज्वाइनिंग के पहले ट्रेनिंग होता है, ट्रेनिंग के बाद हम लोग रिपोर्ट करते हैं
तो ट्रेनिंग से वहां से मेरिट लिस्ट बना के भेजते हैं वो लोग, ट्रेनिंग सेंटर वाले हेडक्वार्टर को, कि इतने लोग हैं ट्रेनिंग अटेंड किए, इतने लोग सिलेक्ट हुए, इनका इनका मेरिट लिस्ट ये है। एक ये हो गया। दूसरा हम लोग ज्वाइन कर लेते हैं। तो जहां ज्वाइन कर लेते हो तो कोई समस्या नहीं है कि आपको आरआरबी के थ्रू जो भी सीनियरिटी देते हैं वो आपकी सीनियरिटी कायम रहती है। आप 2 दिन आगे ज्वाइन करें चाहे पीछे ज्वाइन करें, वो कोई मैटर नहीं है, कोई इशू नहीं है। उसके लिए नहीं घबराना है कि एकदम डेट आया तो उस दिन जाना ही जाना है, वैसा कुछ नहीं। जहाँ ट्रेनिंग हो जाती है उसका बेसिक वहां सीनियरिटी उसके अनुसार होती है। तो हम लोग का कोई इशू नहीं है कि ये हम लोग उसके लिए ये करें, परेशान हो कुछ नहीं। अब जब यहाँ से हम लोग रेलवे प्रशासन आपको भेजती है कि आप आके रिपोर्ट करें, तो हाफ स्टेट पास देती है आपको कि आप जर्नी करके यहाँ आइए, रिपोर्ट कीजिए। आपका यहाँ मेडिकल टेस्ट होगा, मेडिकल के बाद आपका ओथ होगा, उसके बाद आपका ड्यूटी शुरू हो जाएगा। जिस दिन आपका ड्यूटी शुरू हो जाएगा उस दिन से आपकी सैलरी शुरू हो जाती है। आप हकदार हो जाते हैं पेमेंट लेने के लिए और बहुत सारी चीजें हकदार हो जाती है। तो यहाँ सबसे पहले रिपोर्ट करते हैं तो एक मेमो बना के हम लोग भेजते हैं, जो कंसर्न डिस्पेंसरी है चाहे हेल्थ यूनिट है। हाजीपुर आप लोग आए होंगे, बहुत सारे को देखे सोनपुर गए होंगे या पटना गए होंगे। वहाँ आप शायद C1 कैटेगरी का हम लोग का मेडिकल टेस्ट होता है, जिसमें नॉर्मल होता है, ड्राइवर की तरह नहीं कि आई विजन बहुत ही होना चाहिए। उस तरीके का सबसे मतलब सिंपल ये है मेडिकल हम लोग का। वहाँ मेडिकल टेस्ट हो जाता है, मेडिकल में लोग फिट दे देते हैं मेमो। और भाई तभी कुछ लोग का अनफिट होता है थोड़ा बहुत, कोई चीज के लिए हार्ट का प्रॉब्लम है, कुछ के लिए थोड़ा नॉर्मल चीज के लिए, तो वो लोग टाइम देते हैं कि आप इसका इलाज करा के आ जाए फिर रिपोर्ट करें। तब तक आपको ये नहीं कि आप 2 महीने बात कर रहे हैं तो आप जूनियर हो जाएंगे, वैसी कोई बात नहीं। आप आके रिपोर्ट करते हैं, रिपोर्ट करते ही आप जब रिपोर्ट करते हैं मेडिकल फिट लेके ये आते हैं, तो आपके सीनियर स्केल की कोई अधिकारी आपको ओथ दिलाते हैं, मतलब शपथ लेते हैं। आप शपथ लेते हैं, जैसे भारतीय संविधान में मेंशन है कि हम लोग रेलवे सर्वेंट है, तो देश के प्रति हमारा कर्तव्य और जो भी होना चाहिए कि सच्चाई निष्ठा की इस तरह का शपथ लेते हैं। आप लोग देखते होंगे मंत्री लोग शपथ लेते हैं, उसी तरह की कोरम है और लेना भी चाहिए कि मतलब हम ईमानदारी पूर्वक इस प्रोफेशन के प्रति डेपोटेशन का एक शपथ लेते हैं कि अपने कैरियर में कोई गलत काम नहीं करेंगे, बुद्धि विवेक के अनुसार। और गलती तो होती है, हर किसी से होती है, आपसे भी होती है, हमसे भी होती है, लेकिन हमारा इंटेंशन होना चाहिए कि गलत ना करें और कोशिश करें ज्यादा से ज्यादा अच्छा अपना परफॉर्मेंस करें। तो हो गया, आप ओथ लेते हैं, सीनियर स्केल के जगह एक अधिकारी आपको ओथ दिलाते हैं, आप उस दिन ज्वाइन कर लेते हैं। आपका लिखा जाता है डेट ऑफ ज्वाइनिंग कि आपका रेलवे में सेवा शुरू हो गया। जैसे ही सेवा शुरू होता है तो आप लोग कुछ चीज के हकदार हो जाते हैं। सबसे पहले सैलरी, क्योंकि आप तो पे स्टाफ में, आपको पेमेंट मिलना चाहिए, काम करेंगे। फिर अब देखा जाता है, और दूसरी चीज है कि जैसे बहुत लोग रेल में आते हैं तो इस ये से आते हैं कि रेल में जाएंगे तो हमको पास मिलेगा, पूरे इंडिया घूमेंगे यहाँ, इस तरह का सुविधा के लिए। तो आप इंटाइटल हो जाते हैं उस साल के पास के लिए। फिर आपको सीएल के लिए इंटाइटल हो जाते हैं कि आपको एक साल में 8, 10, 12 जो भी है, कहीं कैश ऑफिस में पहले था, चाहे वर्कशॉप ऑफिस में कुछ सीएल 10 या 12 मिलता है। हम लोग को ऑफिस में 8 सीएल मिलता है, 2 आरएच मिलता है। हम लोग उसके इंटाइटल हो जाते हैं कि हमको 8 सीएल 2 आरएच मिल जाना चाहिए। वो आप जनवरी में ज्वाइन करें, अप्रैल में ज्वाइन करें, जुलाई में ज्वाइन करें, यहाँ तक दिसंबर में ज्वाइन करें। ऐसा भी हो सकता है कि 22 दिसंबर को ज्वाइन कर रहे हैं, 21 दिसंबर को ज्वाइन कर रहे हैं, तो आप इंटाइटल हो जाते हैं 8 सीएल और 2 आरएच का। आप चाहे तो ज्वाइन करके वो सारे सीएल एल करके आप घर चले जाए फिर नए साल में। तो ये क्लियर हो जाना चाहिए कि आपको पूरे सीएल, साल भर का सीएल आपको मिलेगा। और फिर दूसरा, अगर जिस साल आप ज्वाइन करते हैं तो उस साल आपको एक सेट पास, जनरली रेल में रूल है कि आपकी सेवा 5 साल जब पूरी हो जाती है तो 5 साल पूरी होने के बाद आपको 3 सेट पास मिलेगा, और उसके पहले आपको 1 सेट पास मिलेगा। तो 1 सेट पास मिलेगा। और बहुत लोग कहेंगे कि सर ऐसा हो सकता है कि मान लिया कि हम 31 दिसंबर को ज्वाइन किए तब हमको पास मिलेगा, जरूर मिलेगा। और सच्चा उदाहरण मैं खुद ही हूँ, मेरी ज्वाइनिंग 29 दिसंबर को हुई है, उसके सैटरडे संडे था, तो मैं ज्वाइन किया। हमारे जो सीनियर सेक्शन ऑफिसर थे तो हम गए तो बोले जितेंद्र, हम बोले सर बेकार 29 को ज्वाइन करा लिए,
उससे अच्छा 1 जनवरी को ज्वाइन करते, याद भी रहता हमको। तो बोले बेवकूफ हुआ रे, तुमको एक पास मिल जाएगा, उसकी वैलिडिटी अगले पहले 4 महीने होती तो 5 महीने हो गई। तो उसके लिए तुमको कितना फायदा हुआ, एक दिन पहले ज्वाइन कर लिया तो 3 दिन का सैलरी भी मिल गया। काम तो आपको तुमको एक दिन करना पड़ा, अगले सैटरडे संडे है तो 3 दिन का सैलरी भी बना, एक पास भी मिल गया। तो पास लो, आपको घर चले जाओ, फिर नए साल में आ जाना। मैं भी खुश हो गया, चलो भाई बड़ा अच्छा जी, लॉटरी लग गई। तो ये भी जानकारी आपको होना चाहिए, और बहुत लोग को होगा, आपको होगा, बहुत लोगों को होगा, ऐसे नहीं होगा। तो आप ज्वाइन कर लिए, पास ले लिए, सीएल ले लिए। फिर एक होता है वो छुट्टी क्या चाहिए। बहुत लोग आते हैं शुरू शुरू में जब ज्वाइन करते हैं तो ध्यान रहता है कि कब छुट्टी मिले मैं घर जाऊं। तो भाई तो आप शुरू आप ज्वाइन करेंगे, छुट्टी नहीं मिलेगा, चाहे छुट्टी अपने खाते में नहीं होगी, घर जाएंगे तो आपका सैलरी कट जाएगा। तो वो भी टेंशन रहेगा कि नौकरी करना है, थोड़ा सैलरी भी मिलना चाहिए। तो उसके लिए सरकार हम लोग को प्रोविजन की है कि हर महीने हमको छुट्टी देती है, जो हम अवेल करते हैं। तो नियम क्या है कि जनवरी और जुलाई, सर आप आइए ऊपर, आप आइए ऊपर। जनवरी और जुलाई 2 महीने जनरली एडवांस क्रेडिट करते हैं हम लोग छुट्टी के लिए, जो एक एलएपी कहलाता है, दूसरा एलएचएपी कहलाता है, मतलब अर्जित पे जिसको बोलते हैं। जो पुराने नौकरी में तो जा ही रहे होंगे, जो नए नए आए होंगे थोड़ा बहुत उनको कंफ्यूजन होगा। तो एलएपी होता है, एलएचपी होता है। तो जैसे ही जनवरी में अगर ज्वाइन करते हैं तो आपको 6 महीने के लिए एडवांस क्रेडिट कर देते हैं हम लोग छुट्टी का। जनवरी में ज्वाइन किए तो 6 महीने का एडवांस क्रेडिट करेंगे, फिर जुलाई में करेंगे। साल में 2 बार छुट्टी क्रेडिट करते हैं जो आप अवेल कर सकते हैं। तो ऐसा होगा कि जैसे जनवरी में आप ज्वाइन किए तो 1 महीने के लिए 2.5 दिन एलएपी मिलता है। तो 2.5 दिन कैसे मिलता है कि मतलब हर छमाही पे 15 दिन एलएपी, 10 दिन एलएचपी। आप उसको डिवाइड कर लीजिए कि 1 महीना कितना पड़ा, 2.5 दिन पड़ा। मेडिकल कितना पड़ा, 10 में आप 100 से भागा दे दीजिए। तो एवरेज मतलब लीव हाफ एवरेज पे, मतलब उसमें आधा सैलरी आपको मिलेगा। तो मैं मिल गया। तो आप कहेंगे कि सर हम जनवरी में आ गए तो हमको 1 महीने के लिए मतलब 2.5 दिन, जनवरी में 2.5 दिन, फरवरी में 2.5 दिन, इस तरह करके 15 दिन। तो कोई लोग अगर दिसंबर में आए, मान लीजिए 28 दिसंबर को आए, 29 दिसंबर को आए, तब क्या उनको मिलेगा? तब नहीं मिलेगा। 15 दिसंबर के पहले अगर आते हैं तो आपको 2.5 दिन का आधा मतलब 1 दिन एलएपी मिलेगा, और एलएचपी तो नहीं, मतलब 1.5 का आधा फोन होता है तो एक नहीं मिलेगा, मान के चलिए नहीं मिलेगा। तो अगर दिसंबर में आते हैं तो 2.5 दिन आपको एडवांस क्रेडिट हम होता है। जनवरी में आते हैं 15 दिन एडवांस क्रेडिट आपको हो जाएगा। और 15 दिन ये नहीं है कि आपको हर महीने जनवरी में अगर 15 क्रेडिट कर दिए तो जनवरी में 2.5 दिन छुट्टी ले सकते हैं, इसकी बात नहीं है। आप 15 दिन छुट्टी जो है एडवांस क्रेडिट हो गया। आप तो चाहे अगर आपके कंट्रोलिंग ऑफिसर 15 दिन जनवरी में सेंक्शन कर देते हैं, 2 दिन 3 दिन पास करके, तो आप जनवरी में खत्म कर दीजिए, चाहे पूरे 5 महीने 6 महीने चलाइए। वो आपकी इच्छा पर निर्भर, आपकी जरूरत के अनुसार है, उसका अगर करते हैं। तो हो गया, आपको क्या क्या मिल गया? आपको पास मिल गया, छुट्टी मिल गया, सीएल मिल गया, यही सब चीज आपको का सुविधा मिल गया। अब होगा कि आप ज्वाइन कर लिए तो सैलरी, हमको सैलरी के बारे में आप सोचेंगे कि सैलरी कितना मिलेगा, क्या मिलेगा ना। उसके पहले चीज और बता देते हैं कि जैसे ज्वाइन करते हैं तो रेलवे प्रशासन आपके लिए एक सर्विस बुक बनाती है, जिसमें आप आरएफडी में जो भी फॉर्म भरे होंगे वो सारा फॉर्म, सारा चीज वो वहां से यहाँ आ जाएगा। उस सर्विस बुक में वो सारा फॉर्म, सारा डिटेल, आपका सर्टिफिकेट जो भी, चाहे यहाँ जो आप मेमो लेते हैं, मेडिकल मेमो, वो सारा उसमें लग जाएगा। और वो मेमो का जरूरत आपको रिटायरमेंट के समय तक भी होना चाहिए। तो आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। पहले के लोग उतना जागरूक नहीं होते थे तो उनको ध्यान नहीं रहता मेरा सर्विस बुक बना नहीं बना, उसमें क्या है नहीं है, हाँ, इनको ध्यान नहीं देते थे लोग। तो अब जब रिटायरमेंट आता है तो हम देखते हैं कि बहुत सारा पेपर नहीं होता उसमें, तो बड़ा दिक्कत भी होता है। क्या होता है कि जैसे आप उसमें एक पेज, जो फर्स्ट पेज होता है, जिसमें पूरा बायोडाटा लिखा होता है आपका, कि आपका पूरा नाम क्या है, ब्लॉक लेटर में, हिंदी में, अंग्रेजी में, पिताजी का क्या नाम है, आपका जन्म तिथि क्या है, जन्म तिथि अंक और अक्षर दोनों में रहेगा। उसके ऊपर एक स्टिकर चिपका रहता है
क्या उसमें फेरबदल नहीं कर सकते। फिर उसके आपका अस्थायी एड्रेस रहेगा, ये सारा चीज डिटेल उसमें रहेगा और वो सर्विस बुक में प्रोवाइड होना चाहिए, क्योंकि जब रिटायरमेंट हो फिर उसमें नीचे आपके कंट्रोलिंग ऑफिसर का सिग्नेचर होता है। तो लेखा विभाग में ये सर्विस बुक तो हमारे जो एग्जीक्यूटिव होते हैं, एग्जीक्यूटिव मतलब इसको आप लोग बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेशन सेक्शन, उनके जिम्मे होता है। वहाँ एक सीनियर सेक्शन ऑफिसर के कस्टोडियन में वो आपका सर्विस बुक रखा रहता है, जिसमें सारा ये चीज रहता है। लेकिन अदर डिपार्टमेंट जैसे हो गया मैकेनिकल हो गया, इंजीनियरिंग हो गया, ऑपरेटिंग हो गया, जो भी डिपार्टमेंट है, तो उनका सर्विस रिकॉर्ड कौन रखता है? तो उसका सर्विस रिकॉर्ड उसका एग्जीक्यूटिव पर्सनल होता है। वो सारे पर्सनल डिपार्टमेंट नॉन गेस्टेड कैडर वाले होते हैं, उनका सबका एक बना होता है कि ये डीएस डिपार्टमेंट को देखेंगे, इस डिपार्टमेंट को, सब अलग अलग देखते हैं और सबका सर्विस रिकॉर्ड उनके कस्टडी में रहता है। जो भी छुट्टी अपने डिपार्टमेंट, जैसे इंजीनियरिंग के स्टाफ को उनको छुट्टी लेना होगा, तो छुट्टी एप्लीकेशन भरेंगे, तो वहां से एप्लीकेशन पहले वो कैडर को भेजेंगे। कैडर में वेरीफाई होगा कि ये कर्मचारी ने इतना दिन का छुट्टी का आवेदन किया है, आप वेरीफाई करके बताइए कि इनके खाते में इतनी छुट्टी है या नहीं है, दिया जा सकता है कि नहीं दिया सकता है। वहां उनका लीव एप्लीकेशन आएगा, वो वेरीफाई करेंगे कि अगर इन्होंने 5 दिन छुट्टी मांगा है तो इनके खाते में 5 दिन छुट्टी है या नहीं है। अगर है तो वेरीफाई करके वापस भेजेंगे, जिस डिपार्टमेंट से आएगा, इंजीनियरिंग से जो भी आएगा वहां जाएगा, फिर कंट्रोलिंग ऑफिसर कन्विंस हो लेगा कि हाँ इनके खाते में छुट्टी, सैंक्शन करेगा, छुट्टी मिलेगा। हमारे यहाँ भी ये है, सेम चीज है। लेकिन पर्सनल में क्या होता है कि हम लोग थोड़ा गुड फेथ में विश्वास कर लेते हैं कि नहीं होगा ही होगा, सबको एक दूसरे स्टाफ को जानते हैं, उनके कॉन्फिडेंस से कि लड़का ठीक है, भोड़ा है, नहीं है, छुट्टी कम लेता है, तो उसको उसी दिन सैंक्शन करते हैं, वो लोग भेज देते हैं महीने में एक दिन। हाँ बोलिए, कुछ बोल रहे थे क्या? हाँ, तो ये हम कंटिन्यू करते हैं। वो आपका छुट्टी, आप जैसे अप्लाई करते हैं छुट्टी जाने के लिए, एलएपी के लिए, तो आपको आपसे आशा की नहीं आ रही है। अच्छा, आवाज नहीं आ रही है? तो मैं तो जोर जोर से बोल रहा हूँ। तो आप जब छुट्टी के लिए आवेदन करते हैं, तो आपका छुट्टी जब भी आवेदन होता है, तो आपके कंट्रोलिंग ऑफिसर अगर ये कन्विंस होते हैं कि आपके खाते में छुट्टी पर्याप्त है, तो वो सैंक्शन कर देते हैं। और आपकी कोशिश रहना चाहिए कि आप छुट्टी को सैंक्शन करा के ही हेडक्वार्टर जाए। लेकिन कुछ केस में होता है कि बहुत जरूरी है, फोन आ गया, कुछ इस तरह का काम हो गया, तो जाना ही जाना है, तो उसमें है कि आप सीएल ले सकते हैं। सीएल में क्या है कि आप कभी भी हेडक्वार्टर छोड़ के चले जाते हैं, उसमें प्रशासन आपको छूट देती है। ये आकस्मिक छुट्टी कहा ही गया है कि कोई अकस्मात। हाँ जी बोलिए। तो आकस्मिक छुट्टी लेके आप हेडक्वार्टर छोड़ के चले जाते हैं। और ये जो एलएपी है, अर्न लीव है, उसको आप सैंक्शन करा के आप देते हैं। तो महीने की 15 तारीख को, जैसे आप 1 तारीख को ज्वाइन किए, तो हर महीने की 15 तारीख को आप भी जिस सेक्शन में पोस्टेड होंगे, जहां भी पोस्टेड, चाहे जिस डिपार्टमेंट में पोस्टेड रहते हैं कर्मचारी, वहां से उनकी एब्सेंटी स्टेटमेंट जाती है फिफ्थ सेक्शन, जहां से आपका सैलरी बनता है, सैलरी प्रिपेयर होता है, वहां जाती है कि फलना बंदा इस महीने इतना दिन छुट्टी था। और तो ये मान लिया जाता है कि 15 दिन आपको, आने वाले 15 दिन, 15 से 30 तारीख तक आप रेगुलर रहेंगे, इसलिए आपको एडवांस में फुल महीने की सैलरी क्रेडिट मतलब बना तैयार कर दिया जाता है, इस आशा के साथ कि इस 15 दिन आपका लीव स्टेटमेंट आ गया, अगले 15 दिन आप उपस्थित रहेंगे। अब आपका चला गया, आपकी सैलरी जहां प्रिपेयर होता है, तो आप थोड़ा सा पहले जान लीजिए कि आपका पे अब क्या होगा। चाहे वो जो बना के भेज देते हैं, तो आपको उसके पहले पे स्लिप, जैसे 30 तारीख या 31 तारीख का महीना जो भी होता है, लास्ट वर्किंग डे को हम लोग को सैलरी प्रोवाइड कराया जाता है। तो उसके पहले प्रोविजन था कि हम लोग प्रिंट कॉपी, हार्ड कॉपी पे स्लिप के रूप में सब कर्मचारी को 1 सप्ताह पहले भेज दिया जाता था। वो चेक कर ले इसमें क्या कमी है, क्या बेसी है, उस तरह का ये है, तो आके वो रिपोर्ट करें, कंप्लेंट कर दे, लिखा दे कि सर मेरा बेसिक गड़बड़ है, जो भी है वो अपना बता दे, ताकि करेक्शन हो जाए और जो फाइनल बिल बन जाए तो उसको पास होने के लिए इस्टेब्लिशमेंट सेक्शन को भेज दिया जाए।
तो आप कंफर्म हो लिए, पे स्लिप देख लिया, आप तो पे स्लिप अब सब सॉफ्टवेयर ये हो गया, आपके मोबाइल पे आ जाता है, RES डाउनलोड करते हैं, उसमें चेक कर लेते हैं, तो आपका ये आ जाता है कि आपको कितना सैलरी बना है, कोटा क्या है बना है, आप सेंसर कर बता देते हैं, सही है तो कोई दिक्कत नहीं है, गलत रहा था तो आप उसको करेक्शन करवा के अपना सैलरी सुधरवा देते हैं। उसका सब सैलरी बन जाता है, तो सैलरी बनने के बाद जो एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट सैलरी बनाता है, हम लोग अदर देन अकाउंट पे पर्सनल बनाते हैं सैलरी, और वो भेजते हैं बिल सेक्शन में। बिल सेक्शन कहने का मतलब हुआ कि गस्टेड सेक्शन, नॉन गस्टेड सेक्शन, दो भाग में बटा हुआ है। नॉन गस्टेड सेक्शन में जो भी नॉन गस्टेड एम्प्लॉय होते हैं उनका सैलरी बिल पास होने के लिए चेकिंग होने का आता है, और गस्टेड सेक्शन में जो गस्टेड ऑफिसर का होता है उनका आता है। तो सर्विस बुक थोड़ा बहुत समझ गया, सर्विस बुक में क्या क्या रहता है, और हाँ सर्विस बुक में क्या रहता है आपको थोड़ा चीज और बता देते हैं। उसमें एक नॉमिनेशन फॉर्म होता है, तो अगर आप लोग नहीं भरे हैं तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग जरूर उसको भर दें, क्योंकि वो बहुत काम की चीज है तो छोटी चीज बहुत लोग इग्नोर करते हैं, लेकिन बहुत काम की चीज है। नॉमिनेशन फॉर्म में ये होता है कि आपका जो भी पैसा है, जैसे PF का, NPS का, चाहे DCRG का और GIS का, वो पैसा अगर किसी तरह कैजुअलिटी हो जाती है, कोई एम्प्लॉय गुजर जाते हैं, तो आपके गुजर जाने के बाद ये पैसा का हकदार कौन होंगे। अगर नॉमिनेशन फॉर्म नहीं होता है तो समस्या ये होती है कि आर्थिक कोर्ट से बहुत सारा भाग दौड़ करके FADPT सब लाना होता है, वो जमा करना होता है, तो प्रूफ होता है कि भाई इनके हकदार वो है, तो फिर वो सेटलमेंट मेमो का मेंशन होता है, उसके अनुसार सेटलमेंट होता है। तो आप नॉमिनेशन फॉर्म अवश्य भरें। तो सर्विस बुक में क्या हो गया, एक तो सर्विस बुक हुआ, सर्विस बुक पे आपकी पूरा जन्म टिप्पणी, ज्वाइनिंग से लेकर रिटायरमेंट तक का एंट्री होना चाहिए। आपका कब प्रमोशन हुआ, कब ट्रांसफर हुआ, कितना दिन, और एक लीव शीट होता है, एक लीव बुक होता है, लीव बुक में जो भी आप छुट्टी रिकॉर्डेड लीव लेते हैं, LAP हुआ, LSP हुआ, जो भी मेडिकल छुट्टी लेते हैं, वो आपके सर्विस बुक में एप्लीकेशन लगा रहेगा, और उसमें एक लीव अकाउंट बना रहता है जिसमें हम हर 6 महीने पे आपका LAP LSP क्रेडिट कर देते हैं, और जो भी आप छुट्टी लेते हैं वो आप नीचे मतलब उसमें डेबिट करते जाते हैं। जैसे आप जनवरी में 15 दिन क्रेडिट हो गया, आप 15 तारीख को, 20 तारीख को 5 दिन छुट्टी लिए LAP, तो उसमें आप उसमें एक कॉलम बना था डिटेल में, उसमें लिखेंगे कि 5 से 10 तारीख उसका कॉलम होगा, डेबिट का कॉलम होगा, क्रेडिट का कॉलम होगा, बैलेंस, एक LAP साइड में होगा, LHP साइड में होगा। तो 15 क्रेडिट कर देते हैं, फिर 5 से 10 5 दिन हो गया, 5 6 7 8 9 10, फिर डेबिट कॉलम में 5 लिखेंगे, फिर उसके बाद में जो बैलेंस का कॉलम होगा 15 में से 5 माइनस करके 10। इसी तरह आप छुट्टी लेते जाते हैं, उसका जैसे ही तुलाई होगा फिर क्रेडिट कॉलम जो होगा उसमें 15 लिखेंगे, और वो जो आपका बैलेंस आएगा वो भी जुट के उतना उसमें बैलेंस आ जाएगा। और ये इसी तरह जुटते जाएगा, तो ऐसा होता है कि जैसे आप जुटते जुटते कितना तक होगा मैक्सिमम, तो उसका मैक्सिमम लिमिट है अभी 300 प्लस 15। जैसे ही आपके खाते में 300 छुट्टी क्रेडिट हो गई, 300 छुट्टी बैलेंस हो गया, तो उसके बाद अगले छमाही, अगले 15 दिन जैसे क्रेडिट होगा तो उस कॉलम में लिखा जाएगा 300 प्लस 15। अब भाई कि उसके बाद आप 2-3 दिन छुट्टी लिए तो 3 माइनस होगा 300 प्लस 12, और 20-20 में अगले छमाही तक में कोई भी छुट्टी नहीं लिए, तो वो जो छुट्टी 12 छुट्टी है, जैसे ही अगला छमाही आएगा उसके शुरुआत में वो लैप्स हो जाएगा, वो जीरो हो जाएगा, 300 प्लस वो जीरो हो जाएगा, और अगला जो 15 दिन क्रेडिट होगा वो उसमें ऐड हो जाएगा। जो अवेल कर लिए 300 प्लस के बाद का, वो अवेल कर लिए, जो रेस्ट बच गया वो आपका लैप्स हो जाएगा। तो या वो 300 प्लस 15 का जो छुट्टी है आप उस 6 महीने में अवेल कर लीजिए, नहीं तो वो लैप्स हो जाएगा, वो आपके काम बच गया। तो एक हो गया लीव अकाउंट, एक हो गया आपका सर्विस बुक, दो चीज मेन रूप से रहता है। तो सर्विस बुक में आप थोड़ा अपना सब लोग ध्यान रखिएगा कि सर्विस बुक में प्रॉपर एंट्री सब होना चाहिए, और थोड़ा सा आप लोग जागरूक रहिएगा उसमें। बीच बीच में अगर मौका मिले तो आप सर्विस बुक का अवलोकन कर लीजिए, देख लीजिए उसमें मेरा क्या पेपर नहीं है, चाहे जो भी कंसर्न डीलर है उनसे पूछ लीजिए कि मेरा सर्विस बुक ठीक ठाक है, कुछ कमी बेची तो बता दो, सर्टिफिकेट लगा होना चाहिए,
डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट होना ही होना चाहिए, क्योंकि वो रिटायरमेंट के समय में देखा जाता है, वेरिफिकेशन किया जाता है कि ये आदमी का डेट ऑफ बर्थ जो मेंशन है उसके सपोर्ट में ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट है कि नहीं है, तो वो जरूर होना चाहिए, वो देख लीजिएगा। और लीव, आजकल तो लीव का जो बैलेंस है वो तो हर आपके 6 महीने पे स्लिप में अपडेट कर दिया जाता है, और उसमें आजकल अपडेट नहीं होता है, तो उसे घबराने की कोई बात नहीं है। आप अपने घर में एक लीव शीट बना कर रख लीजिए, उसमें आप रिकॉर्ड रखिए अपना कि हमारे खाते में कितना छुट्टी है नहीं है, तो इस हाँ, तो आप सर्विस बुक समझ गए कि सर्विस बुक में क्या होना चाहिए। तो सर्विस बुक के बारे में थोड़ा आप जागरूक हो जाइएगा कि क्या क्या चीज में होना चाहिए, क्या चीज मेंटेन हो रहा है नहीं हो रहा है। आप लिख अपना जो अपडेट करके रखेंगे उसमें एक बार मिला लीजिए। अगर आपको पे स्लिप में अप टू डेट नहीं आता है तो कंसर्न डीलर से करके ये करवा के आप चेक करते रहिएगा। तो हम शुरू से आप बता दिए आपको कि आप कैसे ज्वाइन आए, कौन कौन आरएफडी के थ्रू आए, फिर आपका सर्विस प्रोविजन हो गया। अगले सेशन में आपको बताएंगे कि आपका पे कैसे फिक्स होगा, फिर आपका इंक्रीमेंट कैसे लगेगा, फिर इंक्रीमेंट लगने के बाद कुछ एरियर कैसे होगा। इस तरह से पे से रिलेटेड सारा चीज हम अगले सेशन में बताएंगे, और थोड़ा छुट्टी के बारे में बता देंगे जो जनरली जानना चाहिए। इसमें तो मेन है कि पे से रिलेटेड होना चाहिए, तो पे से रिलेटेड सारी चीज को हम चर्चा करेंगे अगले सेशन में, और थोड़ा बहुत छुट्टी के बारे में बता देंगे जिसके बारे में जानना चाहिए और सबको थोड़ा जागरूक होना चाहिए। तो थोड़ा बहुत आप भी पढ़ के आइएगा, हम भी थोड़ा सा कुछ तैयारी करके आएंगे और कोशिश करेंगे अपनी तरफ से कुछ ज्यादा जानकारी आपको दे पाए। और तब तक थोड़ा अपना किताब लौट लीजिएगा, थोड़ा कुछ नोट्स गूगल में सर्च करके प्रिंट कर लीजिएगा और थोड़ा दोस्तों से डिस्कस कर लीजिएगा। और एग्जाम को लेके कोई भी टेंशन नहीं लेना है, आराम से सब लोग पास करेंगे। वैसा कुछ नहीं, बहुत ज्यादा पढ़ना है वैसा कुछ नहीं है। तो ठीक है, इसी बात के साथ विराम देते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। ना चाहते हुए भी देखिए कितना समय ऐसे कट गया। सर का देखिए सारा प्रैक्टिकल नॉलेज दिए सर, उसमें तो बहुत सारा कुछ नॉलेज का चीजें पर डे अपडेट होते रहती है, टेबल पे नहीं है इसलिए बहुत सारा ये रहा है। तो सर ने कहा जैसा कि बुक्स वगैरह का थोड़ा सपोर्ट ले लीजिएगा, कुछ डाउनलोड वगैरह करके अपडेटेड नॉलेज रहना जरूरी है, क्योंकि पर डे कुछ पॉलिसी चेंज हो रहे हैं और इस गवर्नमेंट के शासनकाल में ज्यादा रहे हैं। एक्चुअली सेशन भी एंड होने का समय आ गया है, आपसे विदा लेने का समय आ गया, फिर हम लोग कल मिल सकते हैं यदि आप लोग चाहेंगे तो। यदि क्लासेस अच्छे लग रहे होंगे तो फीडबैक देना जरूर जारी रखिएगा। और सर का नेक्स्ट डे क्लास है 19 तारीख को। सर का क्लास अगर अच्छा लगा तो भी, खराब लगा तो भी नहीं, हम आएंगे, फीडबैक जरूर देना है। नहीं, फीडबैक जरूर देना है सर का फीडबैक, इसलिए ताकि थोड़ा सा क्या है, पहले बार पढ़ाने का खराब फीडबैक जाएगा तभी तो कम से कम अगली बार सुधार करेंगे। अरे बाप रे बाप, इनका 10 में 9 और मेरा 10 में 2। अच्छा, अगली बार सुधार करेंगे, लेकिन 10 में 10 आएगा तो और अप्रिशिएट करेंगे, कोशिश करेंगे कि अगले बार के लिए हम तैयार होंगे। बिल्कुल बिल्कुल सर। और थोड़ा हम भी जानेंगे भी लोग कितने जागरूक है सामने वाले, थोड़ा हमको भी खुशी होगी आज के लड़के बहुत जागरूक आ रहे हैं, होना भी चाहिए। थोड़ा जागरूक रहिए, थोड़ा हम लोग को भी काम करने में मजा आएगा। आप लोग के साथ टेंशन लेना भी नहीं है लेकिन टेंशन लेना भी है, इसलिए नहीं भी लेना है, लेना भी लेना, इसलिए है कि एग्जाम को ऐसे ही एकदम अनइजी नहीं महसूस करना है, थोड़ा सा सिर्फ आप इन सारे क्लासेस को अटेंड करते रहिए, आपका बहुत मजे से निकल जाएगा। तो जिस टेबल पे बैठिएगा ना, उस टेबल पे आपकी डंका बजेगी जब आप काम करेंगे, जो हर चीज का नॉलेज होगा। अब कोई एक जगह पे काम कर दूसरे टेबल पे तो पता ही नहीं है, आपके सीनियर ऐसा होगा, ऑफिसर पूछ रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, पीछे देख रहे हैं, ये कर रहे हैं, पर ये थोड़ा थोड़ा नॉलेज आपको हमेशा काम देगा, एक बैक सपोर्ट मिलेगा। इसलिए आपको पढ़ते रहिए, पढ़ाई जारी रखिए। फिर कल मिलते हैं हम लोग, ठीक है? तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।